हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन। ठीक है ना दोस्तों, क्या लेके आ रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, ऑफलाइन लेके आया हूँ। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूँ, मैं इसमें आपको कराऊंगा 120 क्वेश्चन। कितने दोस्तों, 120 क्वेश्चन कराऊंगा। और ये आपका दोस्तों कौन से एग्जाम के पर्पज़ से, ये आपके DFCCL के जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव OPN BD वाली पोस्ट के लिए है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। आज हम करेंगे दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन। और ये हमारा हो जाता है दोस्तों प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, ऑफलाइन करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, आपकी तैयारी के पर्पज़ से दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसी के ब्याह पे दोस्तों आप चाहो तो ऑफलाइन यहाँ से कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप किसी भी कोई सी भी ऐप से, टेस्ट बुक होगी, ग्रेड अप होगी, अड्डा 24/7 होगी, काफ़ी सारी ऐप है, जाकर आप वहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। बट मेरा प्रीफर जो रहेगा दोस्तों, आप टेस्ट बुक कर सकते हैं, और मैं जो आपको करा रहा हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट, आप इससे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, चलते अपने दोस्तों वीडियो की ओर। टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि समय भी लगेगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, फिर भी हम दोस्तों इसे थोड़ा सा फास्टली करेंगे। ठीक है ना, क्या रहेगा दोस्तों, फास्टली करेंगे दोस्तों। आपको मैं हर क्वेश्चन में आई थिंक 1 या 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जो दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, कुछ आप भी करोगे, कुछ मैं करूंगा। ठीक है ना, कुछ आपके लिए दे दूंगा और कुछ मैं खुद करके बताऊंगा आपको। ठीक है ना, जो भी आपको जिस भी तरीके की प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन विद पेपर या जैसे भी किसी भी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुन लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, उस क्वेश्चन का नंबर विद कमेंट मुझे वीडियो में कर देना दोस्तों। ठीक है ना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको किस पर दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्सा था दोस्तों, कौन सा था, लोथल। कौन सा है दोस्तों, लोथल। लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, मतलब जो लोथल की खुदाई की खोज है वो किसने की थी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, SR राव। किसने की थी दोस्तों, SR राव, यानी कि SR राव ने दोस्तों इसकी क्या करी थी दोस्तों, खोज की थी। किसकी, लोथल की। अगर आप दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और राखलदास बनर्जी ने दोस्तों किसकी की थी, राखलदास बनर्जी की थी मोहनजोदड़ो की खोज। किसकी दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज करी थी दोस्तों किसने, राखलदास बनर्जी ने, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस तरीके दोस्तों आपके हम सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। और इन्होंने करी थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ रहा हो, जो मैं दोस्तों मैं हाईलाइट कर दूंगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, याद रहे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे होंगे, क्या है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं क्या है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो दोस्तों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो दोस्तों दिल्ली में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, ये थोड़ा गुलाम वंश से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो इसकी दोस्तों टाइम पीरियड था इसका क्या था दोस्तों, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपके ऑप्शन की स्क्रीन के हिसाब से लें तो 1296 से लेकर 1316, यानी कि ऑप्शन ABCD में दोस्तों आपका इसका आंसर है क्या है दोस्तों, 1296 से लेकर 1316 तक की दोस्तों इसकी अवधि थी अलाउद्दीन खिलजी की। अगर देखा जाए तो कौन कौन से आए थे दोस्तों, इसकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, GKTSL, ये दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है ना, इसकी ट्रिक ये है दोस्तों, आसानी से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ये हो जाता है आपका स्टार्ट कब से, 1200 से, कब से दोस्तों, 1200 से। और ये चलता है दोस्तों कब तक, आई थिंक 1500 तक। ठीक है ना, जब तक हमारा मुगल काल स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले लोधी वंश आता दोस्तों। ठीक है ना, याद देखा होगा आपने कि बाबर आते हैं और इब्राहिम लोधी को क्या होता है दोस्तों, मार देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। GKTSL याद रहे दोस्तों, GKTSL। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक के रूप में वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी कि मतलब भारत में दोस्तों समुद्री मार्ग की तरफ से वो किस टाइम पे आया था, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1498 में। 1498 में दोस्तों कब आया था, वास्को डिगामा भारत में सन 1498 में आया था, और समुद्री के रास्ते में होता हुआ आए थे। ठीक है ना, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था। कौन था दोस्तों, पुर्तगाली यात्री था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है दोस्तों। ये यूरोप की नदी है। कौन सी दोस्तों, यूरोप की नदी है डैन्यूब नदी। इसका जो उद्गम है वो कौन से देश में दोस्तों, अगर इसका मैं आंसर बताना चाहूँ आपको, ऑप्शन ABCD के हिसाब से आप देखिए जरा, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। मुझे फास्टली इसका कमेंट करिए आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों जर्मनी। क्या है दोस्तों, जर्मनी। जर्मनी में इसका दोस्तों उद्गम है डैन्यूब नदी का। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जरा ध्यान से सुन लेना, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जर्मनी। ठीक है, यानी कि पहली कौन सी है दोस्तों, तो पहली मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो है पहली, ये तो होगी दोस्तों दूसरी, सॉरी ये हो गई आपकी दूसरी। पहली है आपकी कौन सी है, वोल्गा। कौन से दोस्तों, वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ठीक है ना,
आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का। अब देख पा रहे हैं दोस्तों सूची, एक सूची दी हुई है दोस्तों, इनमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 इनमें आपस में दोस्तों मिलान करना है। सबसे पहले ऑप्शन है मानसूनी वन किससे रिलेटेड है, विषुवतीय रेखा वन किससे रिलेटेड है, भूमध्य सागरीय वन किससे रिलेटेड है और कौनधारी वन किससे रिलेटेड है। तो जरा दोस्तों मुझे इसका आंसर बताइए आप कमेंट में, फास्टली मुझे आप इसका कमेंट में आंसर बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। देखिए जरा दोस्तों, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो मानसूनी वन दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों जहाँ सागौन की और साखू की लकड़ी पाई जाती है दोस्तों, सागौन और साखू की लकड़ी ये पाई जाती है दोस्तों कौन से वन में, आपके मानसून के वन में पाई जाती है। किस में दोस्तों, मानसून के वन में पाई जाती हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों कौन सी, महोगनी और रोजवुड की लकड़ी ये कौन से मतलब हमारे इसमें पाई जाती है, कौन से वन में, ये पाई जाती है आपके कौन से में, विषुवतीय रेखीय वन। कौन से दोस्तों, विषुवतीय रेखीय वन में पाई जाती है इस तरीके की लकड़ी, कौन सी, महोगनी और रोजवुड की लकड़ी। और ऐसी दोस्तों अगर देखा जाए क्या है कि आलू बुखारा एवं प्लम, ये दोस्तों फल होता है आलू बुखारा, और जैतून का तेल देखा होगा आपने ये भी, तो ये दोस्तों हमारे पाए जाते हैं कोस में दोस्तों, कौनधारी वन में। किस में दोस्तों, कौनधारी वन में। इस तरीके का दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बचा फिर चीड़ और फड़, ये होता है दोस्तों किसमें, हमारे किस में होता है दोस्तों, चीड़ और फड़ ये होता है कौनधारी वन में। सॉरी दोस्तों, ये हो गया आपका भूमध्य सागर वन आलू बुखारा वाला, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, आप मुझे बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, भारत का सबसे ऊंचा डैम, ठीक है ना, ये तो आप जानते होंगे। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, 7 मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों, मिक्स अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है दोस्तों, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक और निजी दोस्तों दोनों का असहस्तित्व होता है। ऐसा सेक्टर दोस्तों जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही क्या हो दोस्तों, शामिल हो, ठीक है ना, ये होता है दोस्तों कौन सा, मिक्स अर्थव्यवस्था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। 9th क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ, 1991 में दोस्तों क्या है दोस्तों कि नई आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया है। आर्थिक समस्याओं को क्या किया है दोस्तों, संबंधित किया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, मतलब इसके अलावा, किसके अलावा। अगर देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन 1991 में कौन थे हमारे वित्त मंत्री, वित्त मंत्री थे उस टाइम पे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना, कौन थे दोस्तों, मनमोहन सिंह। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने प्रैक्टिस सेट में, ठीक है ना। कौन सी पॉलिसी आती है दोस्तों उस टाइम पे, LPG पॉलिसी आई थी दोस्तों 1991 में, याद है। तो इसमें दोस्तों LPG यही तो है दोस्तों, वे उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो कौन सा नहीं होगा इसमें ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकीकरण। ये नहीं था दोस्तों, समझ में आ गया। LPG पॉलिसी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स वाले में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था दोस्तों, अगर क्वेश्चन मैं आपके लिए मतलब आप मुझे बताओगे आंसर तो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आगे, जरा देखिएगा क्या है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर दे देना। 10वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं दोस्तों राज्यसभा में। राज्यसभा में हम करते हैं दोस्तों, हम नहीं करते, राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, सॉरी 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा में कितने किए जाते थे दोस्तों, अब तक लोकसभा में किए जाते थे 2, कितने दोस्तों, लोकसभा में किए जाते थे 2, ठीक है। और ये प्रथा खत्म कर दी गई है 2020 से, ये प्रथा खत्म कर दी गई है 104वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, 104वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत में ये भी प्रथा हमारी खत्म कर दी गई है दोस्तों इस वर्ष से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या है, ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है दोस्तों। ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई पद्धति में ऊर्जा की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, जूल। क्या है दोस्तों, जूल, ठीक। और अगर पूछा जाए कि दोस्तों CGS पद्धति में, तो इसका मात्रक हो जाएगा अर्ग, याद है दोस्तों, अर्ग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी, कौन सी दोस्तों, ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वह क्या कहलाती है। कोई भी वस्तु दोस्तों वो ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में दोस्तों, द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर दोस्तों सॉलिड की स्टेट से दोस्तों वो लिक्विड वाली स्टेट में आ रही, तो क्या हो रहा है दोस्तों, उसका गलनांक हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, गल रही है। यानी कि वो वस्तु दोस्तों क्या हो रही है, गलनांक, यानी कि गलनांक के कारण दोस्तों कोई भी वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ABCD ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, नीडोलॉजी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी दोस्तों किसको कहते हैं, चींटियों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 14
14 में क्या कह रहे हैं दोस्तों, जरा देखिएगा। किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसका है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू किया है? किस राज्य ने किया दोस्तों? ये करी आपकी तेलंगाना ने। किसने दोस्तों? तेलंगाना ने की है दोस्तों ये शुरू। और इसमें क्या दोस्तों, ड्रोन के द्वारा दवाइयों को क्या करी जाएगी दोस्तों, डिलीवरी करी जाएगी। कोरोना के टाइम पे करी गई थी दोस्तों इसकी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तौकाते तूफान, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तौते दोस्तों तूफान आया था हाल ही में दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो इसका जो नाम है दोस्तों निर्धारित किया गया था। किस देश के द्वारा निर्धारित किया गया था ताउते नाम? दोस्तों पहली बात तो ये कि ये हमारे कौन से राज्य में आया था दोस्तों? महाराष्ट्र में आया था ताउते तूफान। और इसका जो नाम था दोस्तों वो किसने दिया था? अब आपको मुझे बताना है ऑप्शन A B C D के हिसाब से। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। बताइए दोस्तों, इसका जो नाम दिया था दोस्तों, ये दिया था म्यांमार ने। किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था इसका यह नाम। और ये आया था हमारा दोस्तों कौन से इलाके में? पश्चिम इलाके में आया था भारत के। और इसका नाम जो दिया था पूर्वी इलाके के देश है दोस्तों हमारा कौन सा? म्यांमार ने दिया था। और इसको दोस्तों हम क्या, इसको एक छिपकली का एक संज्ञा दी गई है। इस ताउते तूफान को दोस्तों किसकी संज्ञा दी गई थी? छिपकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ से हो जाते हैं आपके कौन से क्वेश्चन स्टार्ट? मैथ्स के। कौन से दोस्तों? मैथ्स के क्वेश्चन आपसे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है मैथ्स। क्या दोस्तों? यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं मैथ्स के। बने रहिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर करेंगे हम अच्छे तरीके से, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। जो क्वेश्चन इजी होगा वो आप खुद कर लेना, और जो इजी नहीं होगा मैं बताऊंगा, उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िए। पहली 35 समप्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दाएं के स्थान पर कौन सा अंक होगा? पहली 35 समप्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले तो दोस्तों इवन नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? इवन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 दोस्तों इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन वो होते हैं ना हमारे नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक सम संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? अगर मैं इनका गुणनफल भी देखना चाहूँ तो कुल मिलाकर दोस्तों क्या आ रहा है, जो हमारा जो दोस्तों कौन से प्लेस पे, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कौन से प्लेस पे दोस्तों, यहाँ पे अगर दाईं वाला अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों कौन सा यूनिट और टेंस प्लेस पे आपका कौन सा आ रहा है दोस्तों? 10। अगर देखेंगे दोस्तों आगे जाके आएगा 20, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हमारा इवन नंबर ही है ना। तो दोस्तों इस तरीके का, अगर सॉरी दोस्तों आप दिख भी नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ये देखिएगा इस तरीके से दोस्तों कौन कौन से होते हैं इवन नंबर्स? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों दाएं के अंक के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि क्या कह रहे हैं दोस्तों, संख्याओं के गुणनफल में दाएं के अंक के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आएगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई के साथ में करता हूँ दोस्तों 40 आएगा, समझ रहे हो ना। अरे इसकी अगर मैं एक के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा? 10 आएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों दाएं के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक सभा है, एक सभा में दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 17 एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? कुल मिलाकर दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके का है। तो अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको बताना चाहूँ तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखिएगा दोस्तों। थोड़ा इंटरफेस थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि पेपर रख के तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों एक जगह सभा हो रही थी, उसमें जो टोटल नंबर्स ऑफ व्यक्ति कितने थे? वो 8 थे। कितने थे दोस्तों? 8 थे। और सभा जब खत्म हुई तो दोस्तों अब जब जैसे कोई पार्टी होती है उसमें जब निकलते हैं ना दोस्तों, एक दूसरे से हाथ मिलाना उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने हाथ मिलाना शुरू किया तो उन्होंने कितनी बार एक दूसरे से वो हाथ मिलाया? देखिएगा दोस्तों क्या था कि एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? दोस्तों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए ना हाथ मिलाने का, ये 2 तरीके क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपको बता दूं मैं। एक तो होता है दोस्तों वस्तु बांटने का, एक होता है दोस्तों हाथ मिलाने का, ठीक है ना। तो हाथ मिलाने का दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं तो इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2, ठीक है। इसमें आप इस फॉर्मूले को लगाइए और करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। n × n-1/2 कितने थे दोस्तों? 8 × 8 में से गया 7/2, ठीक है। 2 4 जा 8, 4 7 जा 28। 28 हमारा इस ऑप्शन में है क्या? नहीं है। देखिएगा दोस्तों इस तरीके से मैंने किया है दोस्तों। 8 7 ये है ना, देख लो इस तरीके दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा दोस्तों आप कौन सा? 18 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों धीरे धीरे से। एक परीक्षा में दोस्तों 5 छात्र ABCDE उपस्थित हुए।
कितने दोस्तों 5 छात्र हैं ए से लेके ई तक के। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले, किसको? बी को, ठीक है ना। और ए से 20 अंक कम मिले हैं किसको दोस्तों? डी को, सॉरी डी को। एवं ई को बी से 22 अधिक अंक मिले हों तो, और बी को कुल 40 अंक मिले हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन को एक बार आप अपने तरीके से पढ़िए दोस्तों एक बार अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, किस तरीके से करना है। पढ़ो दोस्तों एक बार इसे। समझ में आ गया? पढ़ लिया? अब देखिएगा दोस्तों इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा कि यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, सी को बी से 5 अंक कम मिले हों, तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। थोड़ा सा इंटरफेस तो आएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। सी को बी से 5 अंक कम मिले हैं, ठीक। सी को बी से 5 अंक कम मिले, सी है एक दोस्तों एक तो, ठीक है, उसको किससे कम मिले हैं? बी से 5 अंक कम मिले हैं ना, यानी कि बी के ज़्यादा हैं। और डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं, डी को जो है ना बी से 10 अंक अधिक मिले हैं। चलो ये ज़्यादा वाली मतलब इस तरीके का हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों क्योंकि इंटरफेस थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, कोई बात नहीं। सी को बी से 5 अंक कम मिले तो सी कम पे आ जाएगा, बी ज़्यादा पे आ जाएगा। डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, डी ज़्यादा पे आ जाएगा, बी कम पे आ जाएगा। और ए से 20 अंक कम मिले हैं किसको? डी को। डी को ए से 20 अंक कम मिले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतना हो गया हमारा। अब एवं ई को बी से 22 अधिक, ई को जो है ना दोस्तों बी से 22 अधिक अंक मिले हों तो बी और बी को कुल 40 अंक मिले हों। कुल मिलाकर दोस्तों हमें मिल गया एक क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ए को कुल कितने अंक मिले हों? 40 अंक मिले हों, सॉरी बी को 40 मिल गए देखा जाए तो चलते हैं दोस्तों शुरू से। सी को बी से 5 अंक कम मिले, सी को बी से 5 अंक कम, तो इसको कितने मिलेंगे? 35। कितने मिलेंगे दोस्तों इसको? 35। और डी को बी से 10 अधिक अंक मिले, डी को बी से 10 अधिक, यानी इसको कितने मिल गए दोस्तों? 50। कितने मिल गए दोस्तों इसको? 50। तो कुल मिलाकर दोस्तों ए को कितने अंक मिले? अगर देखो मैं ए से 20 अंक कम मिले हैं किसको दोस्तों? और ए से 20 अंक कम मिले हैं दोस्तों किसको? डी को। तो डी को अगर 20 अंक कम मिले हैं तो इसको कितने मिलेंगे दोस्तों? 70। कितने मिलेंगे दोस्तों इसको? 70, क्योंकि इसको कम मिले हैं ना, कम वाली पोजीशन पे है ना दोस्तों, ये कम वाली, समझते होंगे ना इस बात को। तो इनका अंतर दोस्तों 20, तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 70। क्या ऑप्शन में 70 है? तो इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 70। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा दोस्तों मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 इसको आप खुद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका अंडर रूट निकालना है, फिर उसमें से घटा देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20 ए बी सी डी। अगर हम इसे ऑप्शन के थ्रू जाएं तो दोस्तों इसे हम फास्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। आप तो इनको डिवाइड कर लेना, क्या कर लेना दोस्तों, इसमें डिवाइड कर लेना, आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर मैं इसका आपको आंसर बताना चाहूँ तो इसका आंसर आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जैसे दोस्तों कि आपने 19वां क्वेश्चन मैंने आपको दिया था दोस्तों, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 21वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। क्या है दोस्तों, इतने मतलब 0.1 इस तरीके का दोस्तों अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको भी खुद कर लेना, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए हमारा होगा दोस्तों कौन से फॉर्मूले से? बोर्ड मास। कौन सा दोस्तों? बोर्ड मास, ठीक। ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे आप, ठीक है ना। नहीं होगा तो मुझे कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है ना, वीडियो के नीचे ही दोस्तों, ठीक है ना। तुरंत ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके आंसर की दोस्तों मैं ना आपको पेपर सेट कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों 1 या 2 घंटे के बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए किसी मतलब क्वेश्चन नंबर 22, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 है तो वह संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन कर सकते हो आप या मैं ही बताऊँ? चलो इसको मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। किसी संख्या, लेट द नंबर विल बी एक्स, एक्स का 60%, ठीक है ना, एक्स का 60%, ये हो जाएगा का 35%, कितना है दोस्तों? 10.5 है। इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस तैयार हो गया आपका। ये देखिएगा, किसी संख्या मानव संख्या एक्स, एक्स का 60% का 35% बराबर 10.5 है, तो इसे आप कर लोगे, ठीक है ना। देखो दोस्तों कि क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0 से 0 कट जाएगी ये वाली, ठीक है ना। अगर मैं से 5 से काटूंगा तो 7 टाइम्स, और 5 से काटूंगा तो 20 टाइम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा यहाँ तक तो हो गया। तो एक्स गुना में 7 6 42 अपॉन में कितना जाएगा 200 इज इक्वल टू 10.5,
ठीक, इस पॉइंट से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जीरो जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो ये हो गया दोस्तों हमारा इतना। अब अगर से मैं काटना चाहूँ तो कितना करेगा, हाँ इसको मैं काटूँ दोस्तों, 2 से 21 बार, 2 से 10 बार। ठीक, ये हो गया। एक्स बराबर कितना जाएगा दोस्तों, 105, इसकी इधर जीरो गुना हो जाएगा 0 अपॉन में 21, तो 21 पंजे 105, ये आ जाएगा आपका 50। कितना आ गया दोस्तों इसका आंसर, 50 आ गया। क्या ऑप्शन में 50 है, हाँ है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 50 इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है इसमें। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य दिए हुए हैं इस तरीके से दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का दोस्तों क्या दिया है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का रेशो दिया हुआ है दोस्तों, किसमें 5:6 में। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, सीपी और एसपी का रेशो दिया हुआ है 5:6, तो दोस्तों हमारे पास में फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस के सीपी। तो 6 में से 5 गया 1 का, किस पे दोस्तों, सीपी पर, तो 100 पे कितने का, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कितना, 20%। कितना हो गया, 20%। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है ना। कितना हो गया दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 20%। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे आप क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे इस तरीके से करते हुए चलेंगे। क्या है दोस्तों, एक क्लब है, एक क्लब के दोस्तों इसमें क्या क्या है, क्या क्या काम हो रहा है दोस्तों देखिएगा। एक क्लब ए ने क्लब ए ने एक सीज़न में खेले गए 60 मैचों में से 30% मैच जीते। अच्छा ठीक है, तो क्लब ए को उस सीज़न में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लब ए ने एक सीज़न में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच तो उसने जीत लिए, ठीक है, और तो क्लब ए को उसी सीज़न में दोस्तों 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने होंगे, बताइए दोस्तों। समझ लीजिए और पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। देख लिया दोस्तों आपने क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिएगा दोस्तों किस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को, कि जो दोस्तों क्लब ए है उसने दोस्तों 60 मैच मतलब कुल मिलाकर दोस्तों पहले सीज़न में खेले गए पहले 60 मैचों में से 60 मैच थे टोटल, उसका 30% मैच इन्होंने जीत लिए। 30% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 18। 60 में से 18 मैच तो इन्होंने जीत लिए ना दोस्तों, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, 60 में से 18 मैच तो इन्होंने जीत लिए। अब बचे कुछ दोस्तों क्या कह रहा है कि तो क्लब ए को उस सीज़न में 44% की सफलता की दर हासिल करने के लिए न्यूनतम कितने मैच खेलने होंगे, कितने मैच खेलने होंगे न्यूनतम उन्हें। मान लिया न्यूनतम इन्होंने एक्स मैच खेलने होंगे, ठीक है ना, एक्स मैच खेलने होंगे तो जीते गए तो ये थे ना, टोटल थे दोस्तों कितने जीते गए, और उन्होंने दोस्तों लेना 44%, कितना लेना 44% लेना। तो मानकर चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि 18 मैच तो जीत लिए, उसमें मैं दोस्तों अगर एक्स ऐड कर दूं, न्यूनतम मैचों की संख्या ऐड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ मैच कितने दोस्तों 60, तो वो बराबर कितना जाएगा दोस्तों 44% के। 44% के परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन इस तरीके से तैयार, ठीक है। अब आप इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई के बिहाफ पे कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें उसकी मल्टीप्लाई इसमें और करिएगा। तो देखते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 1800 प्लस के 100x इज इक्वल टू, इसकी गुना अगर मैं इसको करूँगा दोस्तों कितना जाएगा 6 4 जा इतना जाएगा लगभग, है ना, ठीक है, 0 प्लस के कितना जाएगा दोस्तों इसमें 44x, ठीक है, कितने 44x। ये हमारी बनकर तैयार होगी दोस्तों इक्वेशन। इसको आप सोल्व आउट कर लेंगे, एक्स वालों को एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो बचे कुछ हैं उसे एक तरफ कर लेंगे। तो 100 में से 44 के कितने बचेंगे दोस्तों 36, कितने 6 और 56 सॉरी, एक्स इज इक्वल टू, इसमें से घटा दूँ दोस्तों 0 4 8, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कितना, हाँ जी ठीक है ना 840। तो एक्स इज इक्वल टू 840 अपॉन में कितना 56, ठीक। इसको आप काट पीट लीजिए, कितना आएगा दोस्तों, 2 से काटूंगा 28, तो 2 से काटूंगा दोस्तों 42, ये आ गया दोस्तों 420, और 2 से काटूंगा 14, तो 2 से काटूंगा दोस्तों कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये ठीक। अगर इसमें 7 से काटता हूँ सीधा सीधा तो ये ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15। कितना आएगा दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपका 15। इस तरीके से मैंने इसको काटा पीटे किया, आप भी कर लेना, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 15 आ गया है। कितना आ गया दोस्तों इसका आंसर 15, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगातार 3 संख्याओं का योग, लगातार कौन सी दोस्ती 3 संख्याओं का योग 96 है, तो इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ईजी है,
ठीक है, लगातार 3 संख्याओं का योग, x x+1 x+2 मान लेना, ठीक है ना। लगातार 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, तो मध्य संख्या क्या है दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन को मैं अपना बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखना, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, क्रमागत 3 विषम संख्या x x+2 और x+4 मान ली मैंने, यही होती हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे, इन तीनों संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में जो 236 अधिक है, जो इनका आएगा टोटल योग, तो x x+2 x+4 इक्वल टू x+36। ये क्वेश्चन का दोस्तों दिया हुआ है क्या तरीका, किस तरीके से इसको करना है। क्रमागत 3 सम संख्याओं का जो दोस्तों योग है ना, वो इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, ये है। तो ये आगे दोस्तों इंटरफेस इस तरीके से तैयार होगा, आप कर लेना 1 2 3x + 6 बराबर x+36, 3x में से एक x गया 2x बराबर 30, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 15। ये हो गया दोस्तों इजी सा आंसर था, ठीक है ना। कौन कितना आंसर दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर ए 15। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों क्या दिया, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसका मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। इनका स्क्वायर कर देना, वर्ग कर दो, वर्ग करने के बाद में दोस्तों आपका सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, वही होगा इसका क्या आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या क्वेश्चन नंबर 28, 5 - के √3 अपॉन 5 + √3। इसका क्या करना है दोस्तों, हर का परिमेयकरण कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, हर का परिमेयकरण, ठीक है। रैशनलाइजेशन करना है दोस्तों किसका, डिनोमिनेटर्स का, ठीक है ना। डीआर्स का दोस्तों आपका क्या कर देना, रैशनलाइजेशन कर दीजिए, इसकी चिन्ह को बदलकर आपस में इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कई तरीके से आते हैं क्वेश्चन, 29 भी आपके लिए है दोस्तों, 28 भी आपके लिए ही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, या तो आप कर ही सकते हो। 13 क्वेश्चन है दोस्तों, 13 क्वेश्चन को हम खुद करेंगे, बताएंगे दोस्तों क्या है इसका आंसर, क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत दोस्तों 65 है और अंतिम 7 का औसत कितना है 75 है, तो 7वां परिणाम क्या है। पढ़िए दोस्तों अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 13 परिणामों का औसत 70 है और प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। तो देखिएगा किस तरीके से करना है। 13 अगर परिणामों का औसत कितना है दोस्तों 70 है, कितना है दोस्तों 70 है, ठीक है। तो 13 × 7 = 91, 910 हो जाएंगे। जबकि शुरू के साथ, क्योंकि दोस्तों कितने हैं टोटल, शुरू में टोटल एक शुरू के 7 हैं और लास्ट के 7 हैं, कुल मिलाकर दोस्तों हो जाते हैं हमारे 14, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं इसमें कहना आपको समझाना चाहूँगा कि एक ऐसा परिणाम है हमारा जो दोस्तों एक दूसरे में मर्ज है, क्योंकि टोटल कितने थे शुरू में 13, बाद में आके क्या बता रहे हैं शुरू के 7 और अंतिम 7 का दोस्तों इन्होंने औसत दिया हुआ, तो कुल मिलाकर दोस्तों 14 हो गए। जबकि एक इनमें क्या है दोस्तों, एक मर्ज है ना, इनमें एक दोस्तों कॉमन है, तो उस कॉमन को हम घटा देंगे। किस तरीके से घटाएंगे जरा देखिएगा। तो 13 परिणामों का औसत कितना आएगा 910। अब पहले 7 के परिणामों का औसत कितने दे रखा है इन्होंने दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊँ पहले 7 का 65 है, जब मैं इसकी 65 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा दोस्तों 7 × 5 = 35, हासिल लगी 3, 7 × 6 = 42 और 3 = 45, इस तरीके से 455 आ जाएगा यानी कि। और अंतिम 7 का दोस्तों 75, जरा देखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आप आई थिंक इसका, ठीक है ना। अब दोस्तों ये दोस्तों लास्ट के दोनों 7 थे और ये शुरू के हैं 13 परिणामों का औसत। हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि इनमें दोस्तों एक परिणाम है जो ऐड ऑटोमेटिक ही ऐड है इसमें। तो 10 7 9 970 हो गया। अब मैं इसमें से अगर इसको घटा दूं तो कितना बचेगा दोस्तों 60। तो वही एक परिणाम दोस्तों कितना है वो 60 है, वही एक परिणाम कितना है दोस्तों वो 60 है, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया और ये वाला इसमें से घटा दिया, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर कितना। अगर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आंसर है इसका, मैं बताऊँगा क्या है। देखिएगा दोस्तों ऑप्शन में आई थिंक मुझे लग रहा है 60 तो है नहीं, कहीं गलती हो गई। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या गलती हमने, शायद मल्टीप्लाई में या ऐड में गलती तो नहीं कर दी। देखते हैं 5 × 5 = 10 की जो आंसर लगे 5 × 2 = 7 और 1 = 8, सॉरी हाँ यहाँ पे गलती हो गई थी हमसे, ठीक है ना। 980 आता है, ठीक है ना। तो 980 में से 910 के कितने बचेंगे दोस्तों 70, कितने बचेंगे दोस्तों 70। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ये औसत वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। कौन सा नंबर था क्वेश्चन, औसत वाला। अब आगे चलते हैं दोस्तों 31वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। इन्हें दोस्तों जो नाम है एक सार्थक या अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है सभी को। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे अपने आप बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। 32 में चलते हैं,
32 आपकी स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। एक कक्षा है दोस्तों, उसमें दोस्तों टोटल कितने बच्चे हैं, 73 बच्चे हैं। 73 बच्चों की कक्षा में अनुज का स्थान जो है ना दोस्तों ऊपर से 23 हुआ है, तो नीचे से कौन सी स्थिति होगी। इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन आए तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको क्या कर देना है कि 73 में से 23 घटा दीजिए, ठीक है, प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका स्थान हो जाएगा दोस्तों 51वां। कितना हो जाएगा दोस्तों, 51वां। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो इसमें दोस्तों हम इस तरीके की ट्रिक अपना सकते हैं। क्या है दोस्तों, 51 आंसर हो जाएगा। किस तरीके से होगा कमेंट कर लेना, आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से आपकी हो गई स्टार्ट कौन सी, रीजनिंग। क्या है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी रीजनिंग। मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि मैं आपको दोस्तों 120 के 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा, इसमें सारा कुछ होगा। बस दोस्तों पेशेंस रखिए, वेट रखिए, पेशेंस रखिए और वेट करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, दीपिका प्रियंका की सास है, जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना, देख लो ना कितने अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। तो सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है। ये वही दोस्तों फिर कहानी हुई आगे निकल के, सलमान का कैटरीना, सलमान का कैटरीना। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं आपको बताता हूँ, देखिएगा क्या कह रहे हैं दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दीपिका प्रियंका की सास है, कौन दोस्तों, दीपिका जो है एक लेडीज़ है, इसकी प्रियंका की सास है, यानी कि इसका एक बेटा होगा। माइनस वाला दोस्तों क्या होगा, लेडीज़, और प्लस वाला होगा आपका मेल, और माइनस वाला फीमेल। आपको पहले डिनोट कर दूं, क्या पता आपको कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो दीपिका प्रियंका की सास है, प्रियंका की, यानी कि इसका कोई एक बेटा होगा, ठीक। दीपिका का कोई बेटा होगा, उसकी एक बहू होगी, कौन है वो, प्रियंका, ठीक है ना, कौन है वो, प्रियंका। अगर देखा जाए तो प्रियंका, और इसकी सास तो ये हो ही गई ऑटोमेटिक। जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, किसके पति दोस्तों, जिनके जो पति हैं वो किसकी पत्नी के ससुर हैं दोस्तों, जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, ठीक है। ये जो है ना दोस्तों, ये जो है ये रणबीर, इनका एक लड़का होगा दोस्तों, कौन, रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, ऑटोमेटिक हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, ससुर वाला ही हो जाएगा। आगे देखिएगा, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान जो है ना दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। दीपिका का कोई पति होगा यहाँ पे पॉजिटिव वाला, यानी कि इसका पति होएगा, और उसका इकलौता बेटा, यानी कि कौन है दोस्तों, सलमान ही है खुद। कौन है, ये सलमान ही है, ठीक है ना। और आगे क्या कह रहा है, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। जो कैटरीना है ना दोस्तों, वो रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। रणबीर की यानी कि इसका बेटा रणबीर, इसकी माँ होगी प्रियंका, इसकी इकलौती बेटी है कौन, कैटरीना। यानी कि यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो रणबीर की कौन हो जाएगी, बहन कैटरीना, ठीक है, समझ में आ गया इस तरीके से। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, रणबीर की माँ की इकलौती बेटे। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, ओहो देख रहे हो ना, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध। दोस्तों ये आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों मैं आपको आंसर बता के भी निकल सकता था, ठीक है ना। तो सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, अगर इन दोनों में आपको देखा जाएगा तो दोस्तों ये क्या आ गया दोस्तों, उसके पिताजी की वाली फॉर्म नहीं आ गई, ये दो, अरे वाह क्या रिलेशन बनाया दोस्तों, पिता वाली रिलेशन, हाँ ना, ठीक है ना। ये इसकी बेटी, ये इसका पति, ठीक है, पिता दोस्तों क्या है ऑप्शन इसमें आंसर, पिता हो जाएगा, ठीक है ना। क्या रिलेशन बनाया बताओ यार, कोई बात नहीं, चलो कौन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी पिता हो जाएगा, ठीक है ना। कौन, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, पिता का संबंध है, ठीक है ना। रीजनिंग कर रहे हैं हम दोस्तों यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आप अपने आप करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, रिलेशन वाला ही है, आप भी करिए मैं भी करूँगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, एक बार और दिखा दे रहा हूँ तो क्या है, देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। ये भी रिलेशन वाला ही है, ठीक है। इसमें आंसर दोस्तों भाई है, याद रहे बस, क्या है, भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, इसमें आपको बताना ऑड एंड आउट, यानी कि इनमें से कोई सा एक सबसे अलग है। तो अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऑप्शन से ही जा सकते हैं हम इसको, FGH ABC UVW। तो कौन सा आंसर है दोस्तों इसका, CEG, अलग हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, एक दिन में एक घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती हैं। अगर आपको बताऊं दोस्तों, क्लॉक का क्वेश्चन है, और क्लॉक के क्वेश्चन में दोस्तों इस तरीके से कि एक घड़ी में, ये तो होती है छोटी सुई, बड़ी सुई, और एक होती है दोस्तों मिनट की और हावर की सुई। तो ये आपस में कितनी बार मिलती है, अगर देखा जाए तो ये आपस में मिलती है दोस्तों कितनी बार, 22 बार। याद रहे दोस्तों कितनी बार मिलती है, 22 बार मिलती है। कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसका, काफ़ी मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बता दूंगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन का आंसर 22 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ से हो जाती है दोस्तों कौन सी, कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट आपकी, क्या
कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन आप अपने आप करिए 37, ठीक है ना, 37 आप अपने आप करिए। मैं आपको दोस्तों इस तरीके से साइन लगा के दे रहा हूँ, कमेंट कर देना, नहीं समझ में आएगा तो आपको विद पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है, यदि नेम को MZLD के कोड में लिखा जाता है तो क्लेम को किस कोड में लिखा जाएगा। चलो इसको मैं बता ही देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही दूँ ना। तो अगर नेम को MLZ, अच्छा इस तरीके से, चलो कोई बात नहीं, एक बार रुकिएगा, क्या है दोस्तों NAME, नेम को क्या लिखते हैं दोस्तों MZLD लिखते हैं। क्या रिलेशन बना दोस्तों, हम देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बनाएंगे, क्या बनता है देखिएगा। अगर ये N है, ये M है, ये A है, ये Z है, इस तरीके से भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसका अपोजिट लेके जाऊँ MNZ के बाद में ALMDE, हाँ दोस्तों बन गया। इसमें -1 का अंतर है, सॉरी -1 का, इसमें से एक घटा दो ये आ जाएगा, इसमें से एक घटा दो ये आ जाएगा, इसमें से एक घटा दो ये आ जाएगा, इसमें से एक घटा दो ये आ जाएगा। समझ में आ गया, -1 का अंतर है, ठीक है ना। N में से एक घटाएंगे तो M आ जाएगा, A में से एक घटाएंगे Z आ जाएगा, M में से एक घटाएंगे L आ जाएगा और E में से एक घटाएंगे D आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या बताना, क्लेम, CLAIM, क्या बताना है दोस्तों, क्लेम। तो हम दोस्तों यहीं कर लेते हैं इसको, क्लेम को। C में से अगर एक घटाएंगे तो हमारा B आ जाएगा, L में से एक घटाएंगे तो हमारा K आ जाएगा, ठीक है ना, A में से एक घटाएंगे तो Z आ जाएगा, तो B K Z आराम से बना है दोस्तों, यानी कि ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी है B। और I में से एक घटाएंगे दोस्तों H, B K Z H, ठीक है ना, M में से LM। तो इसका ऑप्शन आपसे मुझे लग रहा है आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही है ठीक इसका आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका 38 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। -1 वाली इसमें क्या चल रही दोस्तों, कंडीशन चल रही है -1 -1 -1 -1, ठीक है ना। आगे चलते दोस्तों, अगर इस तरीके का आपको टेस्ट अच्छा लग रहा हो, दोस्तों लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने जितने भी DFC सेल के दोस्तों की तैयारी कर रहे हैं। प्लस में दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको इस तरीके की प्रैक्टिस सेट बाकायदा में अब तो मुझे कराने ही है, ठीक है ना। और भी अगर किसी तरीके की क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, किसी भाषा में यदि, ये भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। किसी भाषा में यदि डायरेक्टर को ये लिखा जाता है, प्रोड्यूसर को ये लिखा जाता है, तो कस्टमर को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों इसका भी रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा है क्वेश्चन, ये देखिएगा। अगर डायरेक्टर को ये लिखा जाता है DIRECTOR, डायरेक्टर को क्या लिखा जाता है दोस्तों SCPHUQD। किस तरीके का रिलेशन है मैं इसमें आपको बताऊंगा, ज़रा देखिएगा। अगर देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। D हमारा 4th नंबर पे आता है, I 9 पे आता है, R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, याद है ना, C 3 पे आता है, T 20 पे आता है, O 15 पे और R 18 पे, ठीक। ये सारे दोस्तों अल्फ़ाबेट याद कर लेना कौन से प्लेस पे कौन सा आता है। देखिए आप दोस्तों, जो ये हमारे ये शुरू के हैं, अगर देखा जाए तो CDHI, ठीक है ना, QR, ठीक है, और DE। तो कुल मिलाकर दोस्तों दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का, छठे नंबर का और 8वें नंबर का, और वहाँ पे शुरू के दोस्तों कितने, 4, इनका रिलेशन कुछ ना कुछ बन रहा है। कुल मिलाकर क्या बन रहा है दोस्तों, -1 का रिलेशन बन रहा है। कितने का बन रहा है दोस्तों, -1 का रिलेशन इसमें बन रहा है। CDHI QR और DE, और लास्ट के दोस्तों 4 बचते हैं CTOR। इनका देखते हैं क्या बनता है दोस्तों, RSOPTUCD बन गया। इनका बनना दोस्तों लास्ट वालों का प्लस का। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में चलते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अगर हम ऑप्शन को दोस्तों रिलेट करेंगे आपस में तो आई थिंक आंसर हमारा जल्दी से निकल जाएगा। क्या बताना है दोस्तों, कस्टमर, क्या है दोस्तों, कस्टमर। कस्टमर के शुरू के मैं 4 ले लेता हूँ, कस्ट, CUST, ठीक है ना। क्या करना है दोस्तों, इनमें से -1 करना है। क्या करना है दोस्तों, मुझे -1 करना है, वो भी दूसरे प्लेस पे, 4th प्लेस पे, 6th प्लेस पे और 8th प्लेस पे। क्या ना, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। C में से -1 करूँगा तो क्या आ जाएगा B, और U में से 1 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों T, और S में से करूँगा दोस्तों क्या आएगा R, और T में से करूँगा दोस्तों क्या आएगा S, ठीक है ना। BCTURSST, ठीक। तो कौन सा होगा दोस्तों, दूसरे चौथे ऑप्शन में इसमें देख लीजिएगा। क्या दूसरे पे आना चाहिए दोस्तों B, फिर आना चाहिए चौथे पे T, फिर आना चाहिए R,
कराना चाहिए S। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका, अगर मैं इन सभी ऑप्शनों का एनालिसिस करूँ तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर चाहो तो आप भी कर सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है ना। एक बार देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 नंबर के क्वेश्चन में। यदि गुलाब को पोपी कहा जाए, क्या कह रहे हैं दोस्तों, गुलाब को पोपी कहा जाए, इस तरीके के क्वेश्चन में दोस्तों आप लास्ट वाला पढ़ लीजिए कि इसको मतलब क्वेश्चन में पूछ कर रहा है। तो फूलों का राजा कौन होता है, फूलों का राजा कौन होता है, फूलों का राजा किसे कहते हैं दोस्तों हम, गुलाब को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फूलों का राजा गुलाब, और हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों, कमल, ठीक है ना। तो फूलों का राजा गुलाब, और गुलाब को क्या कह रहे हैं दोस्तों, गुलाब को पोपी कहा जाता है। क्वेश्चन खत्म हो गया बस यहीं पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, 14 का बी, पोपी, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 का बी, पोपी इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट, ये हो गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों, चलते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चन है अभी हैं हमारे रीजनिंग के बचे हुए हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, सेना के कर्मी को, एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों, उसमें से 1000 में से 8 की मृत्यु होती है। अगर दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जरा, ये हमारे दोस्तों जाता है थिंकिंग पे डिपेंड, ठीक है ना, ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड होते हैं, हम किस तरीके से सोच रहे हैं, हमारा IQ कितना अच्छा है, वो सारा कुछ हम दोस्तों इसमें देखते हैं और इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, सेना के कार्मिकों में से 1000 में से 8 की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, किसके, सेना के। और किंतु नागरिक जनसंख्या में है दोस्तों प्रति 1000 पे दोस्तों 20 है, यानी कि अगर हम देखा जाए आम जनसंख्या के बिहाफ पे तो 1000 में से 20 की मृत्यु हो जाती है। इस कथन से हमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऑप्शन ABCD के हिसाब से आप मुझे बताइए दोस्तों कमेंट में, क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए, सेना में भर्ती होना बेहतर है क्या, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों 1000 में से 8 मर रहे हैं। ऑप्शन बी, यह संबंध आकस्मिक है। ये तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, ये तो हट ही गया दोस्तों। अगर इस तरीके क्वेश्चन आए ना, या मतलब निष्कर्ष आए, तो ये तो हम ऑटोमेटिक मतलब अचानक हुआ, केवल हुआ, इस तरीके नहीं है, ये हम ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अगला, सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे माइंड से, अगर आपको लगे सेना में भर्ती होना बेहतर है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये हो सकता है, सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है। क्योंकि दोस्तों वो क्या करते हैं, उनमें से 1000 में से 8 की मृत्यु क्यों होती है दोस्तों, वो एक युवा और जवान होते हैं, ठीक है ना, जवान होते हैं दोस्तों, और वो क्या करते हैं, अपने आप को डेली एक्टिवेट करते रहते हैं। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो अपने आप को डेली एक्टिवेट करते रहते हैं एज कम्पेयर टू आम नागरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, क्या दिया हुआ है, दो ध्यान से पढ़ना। 2 निष्कर्ष हैं दोस्तों इस तरीके के दिए हुए हैं, उनको पूर्वानुमान लगाना है। कथन क्या है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ मरी हुई मछली ही बहाव के साथ बह जाती है। सिर्फ याद आ गया दोस्तों, सिर्फ आए, केवल आए, तो दोस्तों जो दिया हुआ है ना कथन में, वही मानकर चलना है, चाहे फिर वो ऑप्शन में कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। कथन में सिर्फ आए, केवल आए, क्या है दोस्तों, मरी हुई मछलियाँ ही बहाव के साथ जाती हैं। तो निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं दोस्तों, धारणाएं क्या दी हुई हैं, देखिएगा। जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाती, नहीं जाएगी, ये कह रहे हैं दोस्तों। जीवित जो मतलब जिंदा मछली है जो दोस्तों, वो कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, निष्कर्ष जो दिया हुआ है, ये धारणा, ये हमारे किससे दोस्तों, कथन से स्पष्ट नहीं खा रही, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। इसका तो मैटर ही खत्म कर दिया, क्योंकि है ही नहीं इसमें, तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही। किसी व्यक्ति को खुद सोचकर निर्णय लेना चाहिए, ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, आपका आंसर केवल धारणा 2 अंतर नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर जो है सोचकर देना चाहिए, यानी कि निर्णय लेना चाहिए कि मरी हुई मछली क्या होती है, भाव के साथ बह जाती है, यानी कि कहा गया है सोचकर, ठीक है ना। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर है। 43 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ ही देख लेते हैं। क्या है, A B C D के बच्चे हैं, A और B जो है ना दोस्तों, C और D के बच्चे हैं। एक लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, जबकि B के 3 भाई हैं, और C और D के कितने बच्चे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन तो आप भी करिएगा कम से कम रीजनिंग का। 43 क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। वैसे इसका आंसर दोस्तों B हो जाएगा, B E की बहन है और जो कि C की बेटी है, ठीक है ना। पर आप इस क्वेश्चन को करिए, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में आंसर दे देना, और जो भी हो दिक्कत मुझे लिख देना। 44 क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात कीजिए, इसको भी आप करिए। इजी क्वेश्चन है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके ऑप्शन भी है, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, आप इसको क्वेश्चन को कर लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों 44 के आंसर आपके ये दिए हुए हैं, इसमें से आप मुझे बता देना कमेंट में आंसर क्या हो जाएगा। सीरीज़ का क्वेश्चन था आपका। 45 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऐड करा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा। एक आदमी 200 रुपये लेकर बाजार गया, कितने रुपये दोस्तों, 200 रुपये लेकर बाजार गया। उसने 50 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो सेब और 2 दर्जन केले खरीदे, ठीक। खरीद के बाद उसके पास में दोस्तों कितनी शेष राशि बची,
उपरोक्त क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसमें से कौन से आंसर की जो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन ये है, पहले आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। हो गया दोस्तों। देखिएगा, एक व्यक्ति है, कितने रुपए लेके बाजार गया है दोस्तों, 200 रुपये लेकर अगर वो बाजार जाता है, ठीक है ना, कितने रुपए, 200 रुपये लेकर वो बाजार जाता है। फिर वो दोस्तों क्या करता है, वहाँ पर जाकर 50 रुपये किलो की दर से 2 किलो सेव खरीद लिए उसने, एप्पल, ठीक है ना, और 2 डज़न केले, ठीक है ना, 2 डज़न केले यानी बनानास खरीद लिए उसने। मतलब ये कंडीशन उसकी अप्लाई हो गई, उन्होंने दोनों चीज़ें ये खरीद ली, ठीक है ना। तो 2 दर्जन केले अगर देखा जाए तो दोस्तों 50 रुपये के हिसाब से कितने के हो गए, 100 रुपये के तो यही हो गए, ठीक है, 100 रुपये के तो यही हो गया। बचे उसके पास में दोस्तों कितने, 100 रुपये। तो कुल मिलाकर दोस्तों आधे तो बचे। अब आधे में उसमें दोस्तों 2 दर्जन केले और खरीदने, 2 दर्जन केले खरीदने के लिए अब चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। ऑप्शन नंबर ABCD के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों बाजार रुपये में केले 25 रुपये प्रति किलो के दर से थे, ऐसे तो नहीं बताया गया उसमें क्वेश्चन में। सेब पर 5% और केले पर 10% की छूट थी। अगर हम इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन आप बी के ऑप्शन के तरीके से करके देखोगे तो आई थिंक ऑप्शन आपका आंसर गलत आ रहा होगा, ठीक है ना। 2 दर्जन केले का वजन 2 किलो सेब के वजन के बराबर है, ऐसा भी नहीं बताया गया, ऐसा भी थोड़ी नहीं बताया गया। एक तो आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये तो गलत ही हो गया। अब बचे बी और डी। कौन कौन से दोस्तों, बी और डी बचे हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, आंसर। बी में सेब पर 5% की छूट और केले पर 10% की छूट थी। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर 100 रुपये के हमने केले खरीदे, सेब खरीदे, तो 5% की छूट यानी कि कितने का दोस्तों बच गया, हमें 100 रुपये 95 रुपये के बच गए। और केलों पे दोस्तों 10% की छूट थी, जबकि ऐसा कहीं हमें अभी नहीं पता लगा कि केले आए कितने के थे। अगर मैं ऑप्शन डी की हेल्प लूँ, 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर थी। चलो दोस्तों देखते हैं, 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधा किलो। सेब अगर 50 रुपये प्रति किलो, तो दोस्तों आधा किलो कितने हो गया, 25 रुपये प्रति किलो, 25 रुपये का आधी किलो, ठीक है ना, 25 रुपये का। वो जो दोस्तों 1 दर्जन केले यानी कि 12 दर्जन केले के बराबर थी, यानी कि 1 दर्जन केले कितने के हो गए दोस्तों, 25 रुपये के। तो 2 दर्जन कितने हो गए दोस्तों, वो हो गए सीधे सीधे 50 रुपये के, ठीक है ना। 50 रुपये के हमने 2 दर्जन केले खरीद लिए, 100 रुपये का दोस्तों हमने आइटम खरीद लिया सेब। तो कुल मिलाकर दोस्तों कितने हो गए, 150 रुपये हो गए। और तो उसके पास कितने बचे दोस्तों, 50 ही तो बचे। टोटल कितने लेके गया था वो, 200। तो इस तरीके दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों एक बार मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है दोस्तों कौन से का, 45 का। अब 46, चलिए दोस्तों यहाँ से आपके थोड़े से स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से, साइंस और फिजिक्स। कौन से दोस्तों, साइंस और फिजिक्स। देखिएगा, आयतन की SI मात्रक क्या है। आयतन का जो दोस्तों होता है हमारा वॉल्यूम, उसका SI यूनिट्स क्या होती है। SI यूनिट होती है दोस्तों इसकी घन मीटर। अगर आपसे पूछे कि CGS पद्धति में कौन से, तो घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। वह भौतिक राशि जिसका आयाम ml² - T2 है। यानी कि दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे, ये विमा किसकी विमा है दोस्तों, ये ml² T-2। ये है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर है कार्य एवं किया गया कार्य, यानी कि वर्क की, किसके दोस्तों, कार्य के। W बराबर होता है आपका F × S, ठीक है। इसके ब्याह पे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, 48 नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है। ध्वनि इसमें से कौन से पदार्थ में बह सकती है, यानी कि सोरोनस हो सकती है, लोहा। एकमात्र यही है दोस्तों आपका ऑप्शन, आप बाकी देख भी पा रहे हैं क्या क्या है। जब जल जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है। जब अगर जल जमता है, अगर बर्फ़ के रूप में होता है तो इसका घनत्व क्या होता है दोस्तों, इसका घनत्व दोस्तों घटता है, ठीक है ना, याद रहे, इसका घनत्व घटता है। और मैक्सिमम जो दोस्तों जल का घनत्व होता है कितना होता है दोस्तों, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मैक्सिमम, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो क्या है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। हमने यहाँ तक 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है, कौन सा कारण दोस्तों इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन ABCD के हिसाब से, विवर्तन, प्रकीर्णन, आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन है। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर अपने आप दीजिए, 51 का, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है परमाणु बम। परमाणु बम, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। कौन से तत्व का उपयोग करते हैं दोस्तों इसमें, हीलियम, यूरेनियम, रेडियम, एक्टीनियम। तो परमाणु बम में दोस्तों हम करते हैं यूरेनियम। किसका दोस्तों, यूरेनियम, या फिर प्लूटोनियम, या फिर
प्लूटोनियम, ठीक है ना। हम इन दो धातुओं का यूज़ करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम धातु का, ठीक है ना। याद होगा आपको हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने दोस्तों कब बम गिराए थे, आई थिंक 1945 में, ठीक है ना, वो परमाणु बम गिराए गए थे। तो दोस्तों परमाणु बम बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, एक्टिव होता है दोस्तों, बस एकदम समझ लीजिए कि वहाँ तहस नहस कर दिया था, ठीक है ना। 53 शुद्ध जल का पीएच मान जानते हैं आप ऑलरेडी 7। ये तो ऑप्शन दोस्तों आंसर बहुत क्वेश्चन बहुत इजी से है, ठीक है ना। लाफिंग गैस का सूत्र क्या है ये आप मुझे बताइए। 54 लाफिंग गैस का सूत्र मुझे बताइए। और वाशिंग सोडा किसे कहते हैं दोस्तों, ये तो हमारा दो तरीके का होता है, एक तो होता है वाशिंग सोडा, एक होता है खाने का सोडा। वाशिंग सोडा का सूत्र होता है हमारा दोस्तों क्या, बताइए मुझे, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, वाशिंग सोडा, ठीक है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि खाने का सोडा, तो वो होता है दोस्तों हमारा कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, ठीक, लिख भी दिया हूँ मैं आपके, ठीक है ना, खाने का सोडा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंगूर की खेती करने या फिर संवर्धन करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर उसमें पूछा जाए कि आपको अंगूर की खेती करने के लिए, संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, अंगूर की खेती के अध्ययन करने के लिए, अंगूर की। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर हमारा अंगूर की खेती के लिए है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों पीसी कल्चर किसके लिए दोस्तों, पीसी कल्चर मत्स्य, ठीक है ना, और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ठीक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी फसल, इसे कहते हैं दोस्तों पीसी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन, ठीक है ना, मधुमक्खी पालन, ठीक, ये हो गया। आगे चलते दोस्तों 57 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है 57 में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो दोस्तों इसका तो आंसर बहुत आसान है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना दोस्तों, लाल रंग को और हरे रंग को नहीं पहचान पाना, ठीक है ना। किस में होता है दोस्तों, ये पुरुषों में ज़्यादा होता है अपेक्षा महिलाओं के, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है 58, सीकम पाचन के काम आता है। सीकम दोस्तों ये होता है हमारा क्या, किसी चीज़ को पचाने का काम करता है दोस्तों, किसके, सेल्यूलोज को पाचन के काम आता है, तो कौन सा दोस्तों, सीकम, ठीक है। नहीं समझ में आएगा 58 क्वेश्चन मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा क्या होता है, ठीक है। रेटिना पर नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरीके का होता है, ये 59 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रेटिना जो होती है दोस्तों हमारी आंखों के अंदर होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, सिंपल सी बात है, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा याद रहे दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है, ये चीज़ याद रख लेना, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। बस ये दो चीज़ याद कर लो, छोटा बड़ा तो अपना ऑप्शन में मिल ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा और छोटा, ठीक है ना। उल्टा बनेगा जब तो हमें सीधा दिखाई देगा, और वास्तविक बनेगा जब तो हमें, तो क्या होगा दोस्तों, उसका रियल में पता लगेगा ना, हाँ ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। 60 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, चलो इसको तो आप ही बता देना क्या है दोस्तों इसका आंसर, ठीक है ना। 61 भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी, सब पता है आपको। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, रेल बजट को आम बजट से पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाने लगा अलग, कब से दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1924 से, ठीक है ना। फिर इनको दोबारा 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट में फिर मिला दिया गया, ठीक है। ये आपको मैं सारा कुछ बता ही चुका हूँ ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में। 63 क्वेश्चन ये भी आपको बता चुका हूँ, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। भारत में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कब से शुरुआत हुई, ये भी आपको बता चुका हूँ, ये भी मैंने आपके ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। वैसे इसका बताऊँ तो आंसर 1969 हो जाएगा, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। रेल लाइन की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, ये आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों आरक्षण केंद्र की स्थापना, कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में की गई थी 1985 में आई थिंक। देख रहे हो दोस्तों किसने अच्छे तरीके से आंसर निकल भी गया मुँह से, 1985 में, ठीक है। 82 या 85 इसमें से कोई 1985 ही है, ठीक। 67 किस वर्ष छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 1000 बार क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ इसको, इसका आंसर आपने आप बताना मुझे, ठीक है ना, हज़ारों बार बता दिया होगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, रेलवे यार्ड कौन सा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा, बताइए दोस्तों, जिसका नाम रख दिया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन,
मुगलसराय रेलवे स्टेशन। कौन सा दोस्तों? मुगलसराय रेलवे स्टेशन का यार्ड सबसे बड़ा है और ये इसका नाम ये यूपी का है। सबसे पहले आपको बता दूं ये यूपी में है। और दूसरी बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नाम रख देगा इसका। देश की प्रथम डबल स्टैक इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी? डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन कहाँ से चलाई गई? क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ लेना और पढ़ लेना। डबल स्टैक इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर ट्रेन कहाँ से चलाई गई? ये चलाई गई थी आपके दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन ABCD के हिसाब से देखा जाए तो न्यू अटेली से लेकर न्यू किशनगढ़ तक। न्यू अटेली से लेकर न्यू किशनगढ़ तक, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, न्यू अटेली से लेकर न्यू किशनगढ़ राजस्थान तक चलाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम 70 पे आ गए दोस्तों, धीरे धीरे हम देखिएगा कितना अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं सेट को। सर्वप्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? सबसे पहले इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? कुल मिलाकर दोस्तों क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसका दोस्तों आपको आंसर याद कर लेना, मुंबई VT से कुर्ला। मुंबई VT से कुर्ला के मध्य चलाई गई थी। ये क्वेश्चन मैं आपको अपने ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में बता चुका हूँ। ठीक है, मुंबई VT से लेकर कुर्ला के मध्य चलाई गई थी सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे से संबंधित सिग्नल पीले रंग का दोस्तों मतलब क्या डिनोट होता है, यानी कि इसका क्या अर्थ है पीले रंग का? अगर आप दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि 71वें क्वेश्चन के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बना दी जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे कुछ सिग्नल हैं दोस्तों रेलवे के, उनके अलग अलग डिनोट्स होते हैं। इसको दोस्तों मैं जल्दी से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना 71वें क्वेश्चन के लिए दोस्तों कि हाँ सर इसके लिए वीडियो बना दो। ठीक है ना, फास्टली मुझे कमेंट कर देना, मैं तुरंत ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। तो पीले रंग का जो अर्थ होता है दोस्तों, पीले रंग का अर्थ होता है क्या? किसी चीज़ के लिए अलर्ट होना, सावधान होना। ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए सावधान होना। अगला क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस परीक्षण किन स्टेशनों के मध्य किया गया? गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण दोस्तों कौन कौन से स्टेशनों के मध्य किया गया था गतिमान एक्सप्रेस का? तो ये दोस्तों इसका आंसर अगर मैं देखा चाहूँ तो क्या हो जाएगा? गतिमान एक्सप्रेस ये भारत की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी है दोस्तों, 160 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत भी है दोस्तों और ये भी है। ठीक है ना, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से झांसी, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से मेरठ। तो इसका आंसर आई थिंक मेरे मायने से 72 का C हो जाना चाहिए। दिल्ली से आगरा के मध्य चलाई गई थी दोस्तों कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। ठीक, 73 क्वेश्चन, देश की प्रथम वातानुकूलित मतलब AC डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई? पहली AC डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई थी दोस्तों? मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। AC वाली ट्रेन है डबल डेकर की, कब चलाई गई थी? कमेंट में इसका आंसर करिएगा। ठीक है ना, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। 74, कचरे से ऊर्जा उत्पादन प्रथम सरकारी संयंत्र कहाँ पर है? कचरे से ऊर्जा उत्पादन का प्रथम सरकारी संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों हमारा है कोलकाता, हैदराबाद, रायपुर, भुवनेश्वर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ये है भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा रेल ब्रिज कौन सा है? ये तो आप मुझे बता ही दोगे 75 का आंसर ऑलरेडी। और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी कहाँ बनाया जा रहा है? वो है चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में, बता ही चुका हूँ। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है इसमें से? आप मुझे बता देना। मिशन रफ्तार की शुरुआत क्या है दोस्तों? मिशन रफ्तार की शुरुआत, मिशन रफ्तार की शुरुआत में कौन सी ट्रेन शामिल नहीं है? मिशन रफ्तार की शुरुआत जो है दोस्तों उसमें कौन सी ट्रेन इनमें से शामिल नहीं है? तेजस, उदय, राजधानी, अंत्योदय। तो दोस्तों तेजस, उदय और अंत्योदय आई थिंक मुझे लगता है कि ये हमारी प्राइवेट ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर। तो कौन सी शामिल नहीं दोस्तों? राजधानी एक्सप्रेस। कब स्टार्ट की गई थी राजधानी एक्सप्रेस? 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में। तो मिशन रफ्तार में कौन कौन सी ट्रेन शामिल है? तेजस है, उदय है और अंत्योदय। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, भारत में डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर खोला गया? पहला डीजल इंजन कारखाना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता दूंगा। और दोस्तों एक आपको मैं एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। अगर आपके जैसे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 होते हैं दोस्तों, कोशिश करिएगा कि हर ऑप्शन का आप रिलेट कर पाओ, हर ऑप्शन को दोस्तों सोच पाओ कि ये क्वेश्चन इसमें आंसर क्यों है। कोलकाता में क्या हुआ था, मद्रास में क्या हुआ था, सतारा में क्या हुआ था। जैसे अगला क्वेश्चन है उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है ना। एक क्वेश्चन को दोस्तों इसका आंसर से मान के चलिए, डीजल इंजन कारखाना पहला तो सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था। ठीक है ना, सबसे पहला जो खोला गया था वो महाराष्ट्र में खोला गया था। ठीक है, बट मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि दोस्तों वाराणसी, क्वेश्चन रिलेट करो इस तरीके से दोस्तों, अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएगी। वाराणसी में DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है।
DLW। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों क्या है, कोलकाता में मेट्रो प्रस्तावित है। सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे बनाई गई थी दोस्तों? कोलकाता में। इस तरीके से क्वेश्चन को करिए ना, वैसे इसका आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रहे। और जैसे मद्रास है दोस्तों, चेन्नई, इसमें क्या है दोस्तों? पेरम्बूर। चेन्नई में क्या है दोस्तों? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को याद करोगे ना दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक फिर कोई दिक्कत हो पाए आपको, ठीक है ना। 78 विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ऑलरेडी 54 किलोमीटर की सिकोन सुरंग है, 54 किलोमीटर की, जापान में है दोस्तों स्थित है। सिकोन सुरंग जापान, कहाँ पर है दोस्तों? जापान में है ये, ठीक। जोजिला सुरंग कहाँ पे है? ये आपको मुझे बताना है, जोजिला सुरंग किस देश में स्थित है। नेक्स्ट, रेलवे में सफ़र करने वाले यात्रियों की माल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की स्थापना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई थी? 1872 में की गई थी। ऑप्शन सभी ना पढ़ते हुए सीधा एक ही पढ़िए, 1872 में की गई थी। किसकी? सुरक्षा बल की स्थापना। भारत में गरीब रथ ट्रेनों का संचालन कब शुरू किया गया? भारत में जो गरीब रथ ट्रेन है दोस्तों, उसका संचालन कब शुरू किया गया था, परिचालन? तो ये किया गया था दोस्तों आपका, आई थिंक ऑप्शन नंबर ABCD के हिसाब से देखा जाए तो गरीब रथ ट्रेन है ना, गरीब रथ सन 2000, 2005, 2010, आई थिंक 2005 है। क्या है दोस्तों? 2005। यानी कि यहाँ तक हमने कर लिए दोस्तों कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के साथ में। आगे देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट का है। 81 ABCDE एक बेंच पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं दोस्तों? बेंच पर बैठे हैं। और B के बगल में A बैठा है, D के बगल में C बैठा है और E के साथ D नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं किनारे पर है। C के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर B और E के दाएं A है, A और C के साथ बैठे हैं, तो किस स्थान पर A बैठा है? इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। इसे आप खुद करिए, ठीक है ना। 81 क्वेश्चन को आप खुद करिए, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो मुझे आप बता देना, मैं इसको आपको बता दूंगा इसका आंसर, ठीक है ना, विद सॉल्यूशन। वैसे इसका आंसर मैं आपको बताऊं दोस्तों, 81 क्वेश्चन का वो हो जाएगा B और C के बीच में, ठीक है ना। A किसके बीच में बैठा है? B और C के बीच में बैठा है। नहीं होगा कमेंट में मुझे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, आपको टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पे कराने में, ठीक है ना, और इंटरफेस भी खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82, 84। इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं दोस्तों, पंकज, ये इस तरीके के हैं। 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तरबेज और मनोरंजन एक 6 भुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे पंकज, इस तरीके से दोस्तों कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको करा ही दूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं आपको करा ही दूँ, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। छह मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तरबेज, मनोरंजन, मनोरंजन भी है दोस्तों, एक मित्र है। 1 2 3 4 5 6 एक षटभुजाकार। दोस्तों ये हम बना लेते हैं इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए, हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की आकृति बना लेते हैं, ये आसानी होती है दोस्तों। इस तरीके से क्या कह रहा है? पंकज मनोज के बाएं को दूसरा, क्योंकि उन्होंने दोस्तों पहले बता दें कि सारे के सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ, ठीक है ना, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो पंकज मनोज के बाएं को दूसरा है। अगर पंकज यहाँ पे बैठा है, ठीक है, सॉरी, मनोरंजन के बाएं दूसरा है। अगर मनोरंजन दोस्तों यहाँ पे बैठा है ना, यहाँ पे मैं अगर मान लूँ कि मनोरंजन मैंने यहाँ बैठा दिया, तो इसके बाएं, इसका लेफ्ट इधर होगा 1 2, तो पंकज यहाँ बैठ गया, ठीक है। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। जो काजी है ना दोस्तों, रोहित और सनी का पड़ोसी है। तो दोस्तों अगर हम काजी तो बीच में आ ही जाएगा, रोहित और सनी यहाँ पे आ सकते हैं, या तो यहाँ पे रोहित हो और यहाँ पे सनी हो, ठीक है ना। ये कंडीशन अभी चेंज भी हो सकती है, यहाँ पे रोहित हो, यहाँ पे सनी हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तरबेज सनी के बाएं दूसरा है। तरबेज जो है ना दोस्तों, सनी के बाएं दूसरा है। तरबेज, इसका अगर लेफ्ट लूँगा दोस्तों, इधर की तरफ चलेगा, 1 2, तो तरबेज यहाँ आएगा, यानी कि क्वेश्चन हमारा सेट बैठ गया। तरबेज सनी के बाएं को दूसरा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। देख लेना दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ऑप्शन के बिहाफ पे चलते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन, काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है? काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है? तो काजी है दोस्तों, उसके लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 तरबेज है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? अगर काजी के बाएं देखा जाए तो कौन है दोस्तों? 1 2 3 4, सॉरी पंकज है। चौथा व्यक्ति कौन है दोस्तों? पंकज है। 1 2 3 4 कौन है? पंकज। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों पंकज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पंकज का पड़ोसी है? कौन पंकज का पड़ोसी है? पंकज का पड़ोसी देखा जाए तो कौन कौन है दोस्तों? रोहित और तरबेज। रोहित और तरबेज है, ठीक है ना, सॉरी, रोहित है और तरबेज है पंकज के पड़ोसी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? तरबेज के विपरीत कौन बैठा है?
देखा जाए तो तरबेज के विपरीत कौन बैठा है, कौन बैठा है दोस्तों, काजी। इसका हो जाएगा काजी। तो पहले का अगर दोस्तों देखा जाए तो इस तरीके से आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काजी, ठीक। और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऊपर वाले जो थे, इनका आंसर हो जाएगा आपका पंकज, तरबेज और रोहित, ठीक है। ये हमने कर लिया दोस्तों कौन सा क्वेश्चन, 82 84 तक कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों। देखिएगा ये तार्किक वाले हैं, कथन और निष्कर्ष, 85 क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों इन क्वेश्चनों को और करते हुए चलेंगे फटाफट। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। पहले अगर दोस्तों सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं, फूल हैं, और सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, और सभी पीले फूल हैं। ओहो, इसको दोस्तों आप ध्यान से करना दोस्तों, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, ये पंखुड़ियाँ ये क्या है दोस्तों, पीली हैं, येलो है, वाई लिख ले रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा इस तरीके से डायग्राम वाले जिससे वेन डायग्राम से, सभी पंखुड़ियाँ येलो हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, और सारी सारी जो पंखुड़ियाँ वो फूल हैं, और सभी पीले फूल हैं। ये है दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन, ये हो गया फूल लास्ट वाला। देखिएगा सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, हाँ हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, हाँ हैं, सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं, हाँ हैं। तो आपके कथन तो सेट हो गए एकदम। अब आंसर देखिएगा कौन सा बन सकता है, ठीक है। सभी फूल पीले हैं, सारे के सारे फूल पीले हैं, नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फूल बड़ा है और पीला छोटा है। सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सारे के सारे पीले पंखुड़ियाँ हैं, नहीं है बिल्कुल भी। सभी पंखुड़ियाँ पीले हैं, ये हो सकता है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर है कोई सा भी नहीं होगा, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। 85 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा आपका, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक। समझ में आ गया। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 86। कौन सा है दोस्तों, 86। 86 में क्या कह रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, पहले से कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है इसमें, ज़रा ध्यान से देखिए। कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातुएं हैं ऐसी जो लोहा हैं, इस तरीके से हो जाएगा। कुछ लोहे भारी हैं, कुछ लोहे भारी हैं, एक तो ये हो जाएगा इसका। अगर मैं देखा जाऊँ तो दोस्तों धातुएं हैं और वे लोहा हैं और वे भारी हैं, एक इस तरीके से बन सकता है। इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं, सभी लोहे धातुएं हैं, सारे के सारे लोहे धातुएं हैं, यानी कि नहीं है। सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं हैं, नहीं है। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। आप देख लेना, खुद भी करके देख सकते हैं। 87 दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है इसका आंसर। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, क्या कह रहा है दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करिए, 87 को आप अपने आप करिए, ठीक है ना। करिए दोस्तों, एक आध क्वेश्चन तो आप भी करिए। 87 89 पे चलते हैं, सॉरी 88 पे, सॉरी। क्या कह रहा है दोस्तों इसमें, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा कौन सा कथन निष्कर्ष है। इसमें दोस्तों आपकी थिंकिंग डिपेंड करेगी, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, तार्किक रूप से आप किस तरीके का अनुसरण करते हैं। कथन है, मनी ने अपनी माँ से सूप, मनी ने अपनी माँ से कहा है, कौन दोस्तों, मनी ने अपनी माँ से कहा कि सूप स्वादिष्ट है। जब दोस्तों सूप स्वादिष्ट है तो सिंपल सी बात है, उसने उसको क्या करा होगा, चखा होगा ना, खाया होगा, तभी तो वो स्वादिष्ट है। समझ में आया, स्वादिष्ट कब है, जब उसने उसको चखा होगा या खाया होगा। तो निष्कर्ष देखते हैं क्या है। मनी की माँ ने सूप बनाया था, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। मनी को सूप पसंद आया, हाँ ये है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्योंकि मनी की माँ ने सूप बनाया ये तो कंफर्म नहीं है, पर वो उन्होंने ला के दिया है, उन्होंने उनको प्रोवाइड कराया है। अब जैसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊँ, अब पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं आया, वो तो आप ही बताओगे ना कमेंट में मुझे। नेक्स्ट ये दोस्तों एक इस तरीके का क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन 89 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये थोड़ा लेंथी रहेगा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ बस दोस्तों, किस तरीके से देख लेगा। ये है क्वेश्चन इस तरीके का, सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। ये है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहो तो, यहाँ से ले लीजिए, पहले ले लिया, अब यहाँ से ले लीजिए,
अब आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता देना 89 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं इसमें। कथन दिया हुआ है दोस्तों, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए। क्या कह रहा है दोस्तों, मुझे पढ़ने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, नोट्स चाहिए। तो ये दोस्तों किस तरीके का क्वेश्चन है, कथन और अवधारणा, इसमें अवधारणा दी हुई है दोस्तों, क्या दी हुई है, अवधारणा। मुझे पढ़ने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, नोट्स चाहिए। तो अवधारणा क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। सिंपल सी बात है, अगर उसने तैयार कर लिए होंगे जब तो वो कह रहा है कि मुझे नोट्स चाहिए, तो ये तो आपका ठीक हो गया। ये थिंकिंग पे डिपेंड होते हैं। छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। क्या कह रहा है, छात्र 1 जो है दूसरे की समझ को सत्यापित करना चाहता है। ये मुझे लग रहा है इसमें डाउट है, कुछ इसमें डाउट है। एक बार और करते हैं दोस्तों। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, ठीक है। छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए, जब तो वो मांग रहा है। छात्र 1 उसकी समझ को, ओहो यानी कि उसका परीक्षण, नहीं ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, केवल एक ही राइट है, पहले वाला ही सही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेना, सॉरी। मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा, ये भी कथन है। मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा कि क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ। तो इसमें दोस्तों पूर्वानुमान लगाना है। पूर्वानुमान लगाना दोस्तों, इसमें हम कुछ में सही भी मान लेते हैं और कुछ में गलत भी मान लेते हैं, ध्यान रहे। वैसे हम सही मानकर ही चलते हैं अधिकतर, ठीक है, सही मानकर ही चलते हैं, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों, मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, जब भी तो वो कह रहा है कि मुझे उसकी बाइक उधार चाहिए। मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है, हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उसमें दोनों कंडीशन आ गई, शाम को चाहिए, ठीक है ना, और उसको उधार चाहिए। तो इसमें आई थिंक मुझे लगता है कि आपके ऑप्शन दोनों ही ठीक है, 1 और 2 अंतर्निहित है। इसकी मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वेट करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, वेट करिएगा, ठीक है ना। 92 कथन निष्कर्ष, 92 रीजनिंग में दोस्तों आपके लेंथी पेपर बनाने के लिए वो कथन निष्कर्ष DFCCL वाले डाल सकते हैं, याद रहे। कथन निष्कर्ष में दोस्तों कथन होगा, जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा। पंचायत प्रमुख का बयान है। पंचायत प्रमुख ने दोस्तों एक बयान दिया है, उसमें क्या कहा गया है कि जल संकट का दोस्तों वास्तविक प्रभाव है 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, अगले 2 वर्षों में। तो मान्यता क्या क्या दी हुई है दोस्तों, जरा ध्यान से देना। जल जो स्तर है वो जल स्तर जो नीचे जा रहा है, हो सकता है, क्योंकि मान्यताएं हो सकती हैं। जल भंडारों के लिए उचित रखरखाव की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल में दोस्तों हो सकता है कि कंडीशन इस तरीके की भी आ जाए, समझ रहे हो ना। तो इसमें दोस्तों आपके दोनों ऑप्शन ठीक है, इसमें आपके दोनों ऑप्शन ठीक है। 92 में दोनों ही, जल स्तर नीचे जा रहा है इसलिए दोस्तों पंचायत प्रमुख ने बयान दिया, और जल भंडारों के लिए उचित रखरखाव की आवश्यकता भी होनी चाहिए, हो सकता है। आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन देखिएगा। 93 में क्या कह रहे हैं, 93 है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे हैं। कुछ फेमस प्लेस हैं दोस्तों, वो पर्यटक स्थल टूरिज्म प्लेस हैं, वो दोस्तों किससे भरे हुए हैं, भिखारियों से भरे हुए हैं। तो क्या कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, देखिएगा दोस्तों। कार्रवाई अगर करनी चाहें तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, हाँ हो सकता है दोस्तों, ये भी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई कर रहे हैं आप, याद रहे, क्या कर रहे हैं दोस्तों, कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार को भिखारियों के लिए पुनर्वास, उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए विचार करना चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें आपके दोस्तों दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 94 में क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी वही कथन और निष्कर्ष वाला है। इसमें क्या क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। विभिन्न आकार व रंगों की, इसमें दोस्तों कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं, अलग अलग रंगों की 10 गेंदें हैं। हरी, पीली, नीली, लाल और गुलाबी हैं। एक ही रंग की गेंदों का आकार समान है, एक ही रंग की जो गेंद है उनका जो आकार है ना दोस्तों समान है। क्या आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी गेंदों का क्रम बता सकते हैं, क्या आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी गेंदों का क्रम बता सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, करते हैं दोस्तों इसको आराम से, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए, मेन बात तो ये है ना, इसमें कौन से ऑप्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिएगा ये क्वेश्चन है इस तरीके का। पहले कथन के अनुसार 3 रेड गेंदें हैं जो
2 हरी गेंदों से बड़ी हैं। 3 लाल गेंद 2 हरी गेंदों से बड़ी हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन। तो 2 पिंक गेंदें जो सबसे छोटी हैं, 2 पिंक हैं दोस्तों जो कि सबसे छोटी हैं, और 2 ब्लू गेंद हैं जो दोस्तों सबसे बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं। हरी पीली से बड़ी है, जो हरी है ना दोस्तों वो पीली से बड़ी है, ठीक है ना, सॉरी हरी पीली से बड़ी है। तो चलिए दोस्तों इसको सेटअप करते हैं, तैयार करते हैं किस तरीके से। ये मैंने आपको बना लिया ऑप्शन चारों से, आप भी कर लेना। तो कुल मिलाकर हरी जो है दोस्तों पीली से बड़ी है। अगर आपको बताऊँ 3 रेड तो ऑलरेडी बड़े थे 2 ग्रीन से, और फिर ये येलो आ जाएगा यहाँ पे। सबसे छोटी कौन सी थी दोस्तों? पीली, वो सॉरी पिंक 2P, और सबसे बड़ी आपकी थी दोस्तों 2B, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आके इंटरफेस तैयार हो गया आपका इस तरीके से। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, हरी पीली से बड़ी है, और लाल 2 मतलब 3 लाल 2 ग्रीन गेंदों से बड़ी हैं। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट आपका। ऐसे देखते हो कौन सा ऑप्शन आपका मतलब कौन से क्वेश्चन की इसमें आवश्यकता, यानी कि कौन से ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हैं ज़रा ध्यान से देख लेना। सभी कथन एक साथ पर्याप्त हैं भाई। मैंने तो मुझे लगता है कि आई थिंक सारे क्वेश्चन मतलब सारे जो कथन है वो सभी से बनाया मिलकर। तो इसमें आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें सारे कथन पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 95। कौन सा है दोस्तों? 95। 95 दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रश्न दिया हुआ है MAN एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित में जानकारी के आधार पर यदि हम छोटे से लेकर बड़े में व्यवस्थित करें, बड़े में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कौन सबसे अंत में खड़ा है? कौन सबसे अंत में खड़ा है? देखिएगा दोस्तों जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये दोस्तों आपका 95 क्वेश्चन, कौन सबसे अंत में खड़ा है। एक तो मुझे लगता है यहीं पे कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ए के से छोटा है, ए जो है ना वो के से छोटा है, चलो। M A से छोटा है, M जो है ना वो A से भी छोटा है। वाह, चलो ये तो लंबाई के क्रम में आ गए, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों कौन सबसे अंत में खड़ा है, अगर भी लंबाई के क्रम में देखा जाए तो, यानी कि ये पूछा है कि ये पूछा है, अब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा पूछा है। ए कौन सबसे अंत में खड़ा है? ए के से छोटा है, ए के से छोटा है, M A से छोटा है। कथन 1 व 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। 1 अकेला पर्याप्त है, 2 अकेला पर्याप्त है। इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, इसमें छोटा पूछा है और वो पूछा नहीं है अंत में कौन खड़ा है। इस क्वेश्चन में आई थिंक मुझे लगता है कि दोस्तों चलो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ठीक है ना। मेरे तरीके से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, और आप आंसर की में देख लेना। 95 क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। 95 क्वेश्चन है, ये रहा दोस्तों 95 नंबर का क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख भी दिया है। देख लेंगे दोस्तों जो आंसर में होगा, ठीक है ना। 96 की ओर चलते हैं। 96 क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है दोस्तों? चमेली का रंग क्या है? प्रश्न ये पूछा गया है चमेली का रंग क्या है। कथन दिया हुआ है नीले को सफ़ेद कहा जाता है, जबकि चमेली का रंग कैसा होता है दोस्तों? वाइट, सफ़ेद होता है ना। पहले तो आपको मैं बता दूं, नीले को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को लाल कहा जाता है, और लाल को पीला कहा जाता है। ओहो, सफ़ेद को क्या कह रहा है हो? लाल। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। कथन 1 में। कथन 2 में पीले को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को काला कहा जाता है, और सफ़ेद को भूरा कहा जाता है, और भूरे को नारंगी कहा जाता है। सफ़ेद को भूरा कहा जाता है। अच्छा, ये हो गया। तो इसमें आई थिंक मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर दोनों, मुझे लगता है कि दोस्तों इसमें सफ़ेद को लाल कह दिया, इसमें सफ़ेद को भूरा कह दिया। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका हो गया इस तरीके से गलत, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर एक ही कथन होता तो वो आपका आंसर दे देता, ठीक है ना। जबकि दोनों में सफ़ेद है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि दोनों ही एक साथ पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए, ठीक है। बाकी हम आंसर की में देख लेंगे क्या है। 97 आप अपने आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कर सकते हो ना इस तरीके। LMN की वैल्यू रखनी है बस। 98 क्वेश्चन भी आप चाहो तो आप खुद कर सकते हैं। 98 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़ना और करना, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना और करना। तो जो 96 है दोस्तों, अगर मैं उसका आंसर बताऊँ 97 का 146, और इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 0, ठीक। आंसर मैंने बता दिए हैं, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता दूंगा। 99 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। क्या कह रहा है ज़रा दोस्तों इसको समझते हैं। पहले मैं इसका आंसर मतलब क्वेश्चन यहीं पे बता देता हूँ। त्रिभुज ए, अरबी बोलने वाले लोग हैं, जो ये जो हैं दोस्तों वो अरबी बोलने वाले लोग हैं, त्रिभुज वाले। वृत्त वाले चीनी बोलते हैं दोस्तों, ये चीनी बोलते हैं, चीनी भाषा, ठीक है।
और चतुर्भुज के वाले दोस्तों कोरियाई, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं दोस्तों आयत वाले, डच। ओहो पुर्तगाल, यानी कि ये तो यूरोपियन कंपनी बांट दी इन्होंने मुझे लगता है, कोई बात नहीं चलो। तो ऊपर दी गई आकृति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला जो दोस्तों इसमें कथन है वो क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं। क्या लगता है आपको इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं चारों भाषाएं बोलते हैं? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे एक जगह मर्ज होने चाहिए थे, ये बस 1 2 3 मर्ज होने, ये अलग है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन आपको बता दूंगा, पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि इंटरफेस दोस्तों आगे है वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या फिर कोरियाई बोल सकते हैं। कौन से दोस्तों? डच बोलने वाले लोग जो है ना, या तो वे अरबी या फिर कोरियाई बोल सकते हैं। डच बोलने वाले लोग या तो अरबी या फिर कोरियाई। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिएगा, डच बोलने वाले यहाँ पे आ गए कुछ लोग, कोरियाई भी आ गए, और इसमें दोस्तों अरबी भी आ गए, ठीक है ना। डच बोलने वाले लोग या तो अरबी या फिर कोरियाई बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सी और डी देखने की जरूरत है ही नहीं, ये दिया हुआ था दोस्तों, देखिए अपनी स्क्रीन पर। डच बोलने वाले लोग या तो अरबी या फिर कोरियाई बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 100, हमने यहाँ तक दोस्तों 100 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। अब तो एक लाइक बनता है ना, एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को तो ज़रूर बनता है, ठीक है ना। हमने यहाँ तक कर लिए दोस्तों कितने क्वेश्चन कंप्लीट, 100 क्वेश्चन। 100वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हो जाता है, इसमें भी दोस्तों हमें उसी वाली आकृति से करना है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर लेना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करो। इसका आंसर अगर मैं आई थिंक होगा तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चीनी बोलने वाले लोग सभी लोग अरबी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है ना। 100। अब चलते हैं दोस्तों 101। यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी मार्केटिंग। क्या है दोस्तों? मार्केटिंग, CRM और मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई दोस्तों CRM और मार्केटिंग। दोस्तों ये हिंदी में है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्राहक व्यवहार उपभोक्ता व्यवहार संबंधित है। कौन सा दोस्तों? कस्टमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड है। वो किससे होगा दोस्तों? हमारा सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हम कस्टमर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर का अगर जाएंगे तो ऑप्शन ए सही ग्राहक चुनना और प्राप्त करना, ये भी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी सही प्रक्रिया का निर्माण करना। दोस्तों अगर हम राइट वे में दोस्तों किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो भी हो सकता है हमारा दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर और कस्टमर बिहेवियर, या फिर कर्मचारी को प्रेरित करना, या फिर दोस्तों एम्प्लॉइज़ जो होते हैं हमारी कंपनी में उनको क्या करना दोस्तों? प्रेरित करना। तो इसमें दोस्तों आपको मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे हमारे इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों विपणन संदेश ग्राहकों की इच्छाओं का हिस्सा। ओहो, ये तो क्वेश्चन दोस्तों दोबारा आ गया। ये मैं आपको करा चुका हूँ पहले अपने प्रैक्टिस सेट में CRM के में। और जिस भी भाई ने दोस्तों हमारे CRM या हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, मैंने अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करा रखे हैं, जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। विपणन संदेश, मार्केटिंग संदेश दो ग्राहकों की इच्छाओं का एक हिस्सा है। इसका दोस्तों क्या था? परमिशन मार्केट, याद है आपको? परमिशन मार्केट, अनुमति मार्केट का ही एक हिस्सा है दोस्तों। अगर किसी चीज़ को प्रोवाइड करना उससे पहले दोस्तों क्या होता है? किसी भी अथॉरिटी या फिर किसी मार्केट के द्वारा उसको क्या परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। अगर हमें कोई भी चीज़ अगर हमें क्या करनी है दोस्तों? एडवर्टाइज़ करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन 103, मतलब किसका या फिर कौन से ऑप्शन का व्यवहार, क्रय व्यवहार सबसे गहरा तथा व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्या है दोस्तों? क्रय व्यवहार, जो खरीदने वाला दोस्तों जो होता है क्या है ना, बाइंग बिहेवियर एंड सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है, व्यापक प्रभाव। ट्रेडिशनल के बेस पे दोस्तों एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि दोस्तों ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आउट ऑफ क्वेश्चन है आपका कौन सा? 103, इसको मैंने काट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट SEO, कौन सा दोस्तों? SEO सोशल इकोनॉमिक्स सिस्टम, ये आपको बता ही चुका हूँ। ग्रामीण परिवारों को व्यापक श्रेणी में कितने टाइप्स में आपको मैंने डिवाइड करके बताया था आपको? ये बताया था आपको दोस्तों 4 टाइप में, ठीक है ना। QCI मॉडल आपको मैंने कितने टाइप में बताया था दोस्तों? QCI 8 टाइप में, ठीक है। पेंस 5 प्रोसेस मॉडल कितने टाइप्स का था? 5 टाइप का था। याद है आपको? आगे दोस्तों याद आ गया आपको? QCI मॉडल, SEO मॉडल सब आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट 105 यानी कि 105, ग्राहक आधार का कुल योग मूल्य वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। कस्टमर बेस वैल्यू दोस्तों इसकी टोटल हम किस तरीके से काउंट करते हैं वो देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले जाएं तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों अंशधारक मूल्य, यानी कि शेयर होल्डर वैल्यू, आधार मूल्य, रिटेंशन वैल्यू, विपणक आधार मूल्य। तो इसका दोस्तों हमारा होता है क्या आंसर? शेयर होल्डर वैल्यू, यानी कि
अंशधारक मूल्य किस तरीके से? दोस्तों ग्राहक का जो आधार है ना, उसका बेस है, उसका योग मूल्य वर्गीकृत किया जाता है। मान के चलिए कि किसी कंपनी में दोस्तों कोई 2 शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना किसी बेसिस पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, उसको शेयर तो कर रहे होंगे ना, वो शेयर कर रहे होंगे दोस्तों, उसी के ब्याह पे हम क्या होगा दोस्तों, उनको टोटल प्रॉफिट मिलेगा, कुल मूल्य योग मिलेगा, कुल योग मूल्य वर्गीकृत किया जाएगा उनके किसके यहाँ पे, शेयर होल्डर वैल्यू के बेसिस पे। नेक्स्ट 106, खरीद निर्णय प्रक्रिया में एक स्तर से अगले स्तर तक जाने वाले प्रतिशत अथवा ग्राहकों की संख्या को कहा जाता है। ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, खरीद निर्णय प्रक्रिया में एक स्तर से अगले स्तर तक जाने वाले प्रतिशत अथवा ग्राहकों की संख्या को कहा जाता है। रूपांतरण दर, मार्केटिंग दर यानी कि कन्वर्जन, मार्केटिंग, बाइंग रेट या फिर लॉयल्टी रेट। इसका आंसर दोस्तों कन्वर्जन रेट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था क्वेश्चन, कन्वर्जन रेट। ठीक है ना, आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। किसी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को हम किस तरीके से करते हैं दोस्तों? ऑप्शन ABCD दिए हुए हैं, आप मुझे बताइएगा। CRM का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108, ग्राहक संबंध बनाने के लिए ग्राहकों के डाटाबेस के निर्माण, आयोजन और उपयोग प्रयोग किया जाता है। ग्राहक संबंध बनाने के लिए दोस्तों, कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए दोस्तों ग्राहक के डाटाबेस के निर्माण, आयोजन, उपयोग प्रक्रिया वर्गीकृत की जाती है। किस में दोस्तों? डाटाबेस मार्केटिंग में, डाटाबेस और कस्टमर डाटाबेस में दोस्तों, और एक्सपेंड डाटाबेस में, फिर कंपनी डाटाबेस में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डाटाबेस मार्केटिंग दोस्तों, किस में हम इस तरीके का यूज़ करते हैं दोस्तों? निर्माण, आयोजन, सब सारा का सारा हम दोस्तों कस्टमर का रिलेशन वो किस में रखते हैं दोस्तों? उसमें डाटाबेस मार्केटिंग में एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, वह टेक्निक जो किसी व्यक्ति ग्राहक की सेवा की वास्तविक लागत को पहचान करने की कोशिश करती है। ये तो आप जानते ही हैं, ग्राहक की सेवा की वास्तविक लागत को पहचान करने की क्या करती है दोस्तों? कोशिश करती है। क्या कहलाती है दोस्तों? क्रिया आधारित लेखांकन। अगर देखा जाए इंग्लिश में कहूँ तो दोस्तों, एक्शन बेस्ड काउंटिंग, कॉस्ट बेस्ड काउंटिंग, वैल्यू बेस्ड काउंटिंग या फिर पीरियड बेस्ड काउंटिंग। तो इसमें दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर A, एक्शन बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है ना, एक्शन बेस्ड अकाउंटिंग, क्रिया आधारित लेखांकन। ठीक, नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है आपका। यह उद्यम उपयोगकर्ताओं को बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करने के लिए डाटा एकत्रित करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने और एक्सेस तक पहुंचाने में प्रदान करने के लिए अनुप्रयोगों और प्रौद्योगिकी की एक विस्तृत श्रेणी है। तो ये दोस्तों हमारा किस में करते हैं हम? इसमें कौन से करते हैं? सर्वोत्तम अभ्यास में करते हैं इस तरीके का एनालिसिस, डाटा मार्केट में करते हैं, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन गोडाउन्स में करते हैं, या फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों हम इस तरीके की कंडीशन को अप्लाई, कि अगर किसी भी दोस्तों अच्छे तरीके से उद्यम को उपयोगकर्ता को बेहतर व्यावसायिक प्रदान करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, बिजनेस के लिए दोस्तों डाटा अच्छा तरीके से एकत्रित करना, संग्रहित करना, विश्लेषण करना, एक्सेस करना। तो दोस्तों होता है हमारा बिजनेस इन्फॉर्मेशन का ही क्या, किसका दोस्तों? बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि उत्पाद A की आपूर्ति, अरे चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन तो लोचदार वाला है, मैंने आपको अभी बताया नहीं है, क्योंकि मैं आपको वैसे ही उल्टा सीधा बताऊँ तो इससे अच्छा है कि छोड़ दो, लोचदार वाला भी मैंने आपको कराया नहीं है। आगे चलते हैं, कौन सा है दोस्तों? अच्छी मार्केटिंग कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना है, सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना है। और किसका परिणाम है दोस्तों? ये किसका परिणाम है दोस्तों? ये क्रियान्वयन का, किसका दोस्तों? क्रियान्वयन का एक परिणाम है। कौन सा? अच्छी मार्केटिंग। ठीक, नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने आपका भी ये कराया नहीं है। ठीक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके अभी रह रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उप संस्कृति का अच्छा उदाहरण है? उप संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर देखा जाए दोस्तों तो अपने IQ के बेस पे बताइए, एक धर्म, करीबी दोस्तों का समूह, आपका विश्वविद्यालय, आपका व्यवसाय, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका आंसर एक धर्म, एक अच्छी संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना, इसमें एनालिसिस कर लेना दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से बैठ के। 114 चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 116। ठीक है, 116 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके। यदि कोई फर्म का अभ्यास कर रही है, यदि कोई फर्म का अभ्यास कर रही है तो फर्म अपने ग्राहक संपर्क कर्मचारियों, कौन से दोस्तों? ग्राहक संपर्क कर्मचारियों रिलेशन में आए दोस्तों, सभी सहायक सेवा के लोगों को ग्राहक की संतुष्टि प्रदान करने के लिए एक टीम के रूप में
काम करने के लिए प्रशिक्षण और प्रभावी ढंग से प्रेरित करती है। अरे एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यदि कोई भी दोस्तों फर्म है वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रही है और वो किस तरीके से कर रही है कि दोस्तों उसके जो कस्टमर से उसका रिलेशन है ना वो सभी, और दोस्तों कौन से उसके शहर रिलेटिव जो दोस्तों उसके ऑल ओवर जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है लोगों को, उसकी क्या करने के लिए दोस्तों, सेटिस्फैक्शन के लिए। किसके लिए दोस्तों, सेटिस्फैक्शन के लिए। उनके लिए टीम के रूप में क्या करिए दोस्तों, एक टीम के रूप में क्या करती है, काम कर रही है, प्रशिक्षण और प्रभावी ढंग से प्रेरित करे। तो किस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डबल रूप मार्केटिंग के रूप में काम करते हैं ऐसे लोग, नहीं। संवाद मूलक व्यापार यानी कि इंटरेक्टिव बिजनेस, ये हो सकता है। सेवा विपणन, सर्विस मार्केटिंग, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इनमें से आपका ऑप्शन बी और सी डी में से हो सकता है कौन सा। देखते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से और एनालिसिस करते हैं। ग्राहक संपर्क, कर्मचारियों, सहायक, सभी सेवाओं की संतुष्टि प्रदान के लिए टीम के रूप में काम करना। अच्छा कोई बात नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक, मुझे लगता है कि इंटरनल मार्केटिंग। किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों हमें जो दोस्तों क्या होता है, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको दोस्तों आउटर तो देखना होता नहीं, इंटरनल देखना होता। सबसे पहले अगर आप कोई भी अच्छा काम करोगे, संतुष्टि पहुंचाओगे ग्राहकों के लिए, बाहर के ग्राहकों के लिए, तो सबसे पहले आप अंदर से ही चलोगे ना। इंटरनल होकर ही दोस्तों अच्छे तरीके से मार्केटिंग करोगे, जब तो आप बाहर जाकर अच्छा कर पाओगे ना। समझ रहे हो ना दोस्तों, पहले अपने घर में देखिए फिर बाहर देखिए। तो 170 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन था दोस्तों 117। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू स्थायी पूंजी को कार्यशील पूंजी से अलग करता है। स्थायी पहलू स्थायी पूंजी को कार्यशील पूंजी से अलग करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आउट है, इसको भी आप रहने दीजिए 117, क्योंकि दोस्तों ये मुझे लगता है कि आई थिंक ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 118 क्वेश्चन नंबर 118, बाजार वितरण श्रृंखला के सदस्य बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बाजार वितरण श्रृंखला के सदस्य बने होते हैं। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैन, जिसमें दोस्तों क्या होता है, बाजार वितरण के लिए निर्माता, मध्यस्थ, थोक, खुदरा विक्रेता, एजेंट का प्रयोग करते हैं। जिसमें दोस्तों बाजार वितरण के लिए दोस्तों अगर किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करना तो निर्माता, मध्यस्थ, थोक, खुदरा विक्रेता, एजेंट का हम प्रयोग करते हैं। तो कौन से होते हैं दोस्तों, इसमें हम कौन से मतलब ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कंज्यूमर, ट्रेडिशन, व्यवसाय से व्यवसाय, औद्योगिक, बिजनेस टू बिजनेस, या फिर दोस्तों चैनल, या फिर संस्थागत। इसमें कौन से का हम यूज़ करते हैं, इसमें करते हैं दोस्तों हम आई थिंक चैनल के ब्याह पे चलते हैं। किसके ब्याह पे दोस्तों, चैनल के ब्याह पे चलते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इसे हम खंडों का सेगमेंटेशन कर देते हैं चैनल के थ्रू। इसमें कौन सा निर्माता होगा, मध्यस्थ होगा, थोक विक्रेता होंगे, एजेंट होंगे। सबका अपना अपना एक क्या होता है, जो सेगमेंटेशन किया करके कर रहे होते हैं। ना तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना ही बिजनेस टू बिजनेस होता है, ना ही उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, 190 क्वेश्चन है। इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ये है आपका ऑप्शन। इसमें देखिएगा कौन सा कथन गलत है। पूर्ण प्रतियोगिता में मानकीकृत उत्पादों के कई विक्रेता, ओहो ये तो दोस्तों वो क्वेश्चन आ गया आपका इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से। मोनोपोली और ओलिगोपोली वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता में मानकीकृत में उत्पादों के कई विक्रेता होते हैं। हाँ होते हैं भाई, जो परफेक्ट मार्केट होती है दोस्तों उसमें जो मनुष्य के लिए दोस्तों बनाए गए उत्पाद उसमें कई विक्रेता होता है। सिंपल सी बात है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, बी क्या कह रहा है, एकाधिकार प्रतियोगिता में सजातीय उत्पादों के कई विक्रेता शामिल होते हैं। एकाधिकार आ गया दोस्तों यहाँ पे, एकाधिकार। मोनोपोली वाली जो दोस्तों मार्केट होती है उसमें क्या, सजातीय उत्पादों के कई विक्रेता नहीं दोस्तों, उसमें दोस्तों क्या होता है, एक ही ऑप्शनल होता है। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी रुक जाइए। अल्पाधिकार में ये हो गया दोस्तों ओलिगोपोली। मानकीकृत या विभेदित उत्पादों के कई उत्पाद शामिल होते हैं। सिंपल सी बात है, ये भी ठीक है। एक ही मोनोपोली में एक ऐसा उत्पाद शामिल होता है जिसका कोई करीबी विकल्प नहीं। तो हाँ दोस्तों ये, तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। ठीक है ना, क्योंकि ये रहा इसका आंसर, ये है ये। ठीक है, ये है इसकी जगह ऑप्शन सही। लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट का 120। कौन से ऑप्शन की सहायता से बाजारों में विभिन्न प्रकार के लाभ और गैर लाभकारी एजेंसियों, स्कूलों जो समाज के लाभ के लिए समान वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करते हैं। चलो दोस्तों देखिएगा ऑप्शन, क्या कंज्यूमर बाज़ारों में इस तरीके के कोई भी नहीं करता इस तरीके से। बिजनेस टू बिजनेस कर सकता है, देख एक बार रुक जाइए। पुनर्विक्रेता ये भी नहीं हो सकते, और ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों ये भी नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस से बिजनेस करते हैं दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं कि समाज के लिए कार्य करते होंगे। तो ये इसमें आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन के व्यापी दोस्तों ये सारा काम किया जाता है। ठीक है, तो 120 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से और फुल्ली पैसेंस के साथ में आपके 120 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने आपके 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों नहीं कराए हैं। क्यों नहीं कराए हैं दोस्तों? क्योंकि वो अभी आपका सिलेबस में क्या है, मैंने आपको उसमें सिलेबस में आपको नहीं बताया, इसलिए नहीं कराए हैं। ठीक है ना। मैं आपको वैसे उल्टा सीधा बता दूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना ही मेरे को पचेगा और ना ही आपको मतलब अच्छा लगेगा। समझ गए ना। तो 120 क्वेश्चन का आपको होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक हमने दोस्तों अपने 120 क्वेश्चन के साथ में अपना प्रैक्टिस सेट पहला आपने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फुल्ली प्रैक्टिस सेट के साथ में अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करिएगा। याद रहे, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करिए और अच्छे तरीके से लग जाइए, अपना 100% देने की कोशिश करिए, 100% देने की कोशिश करिए। ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या फिर वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।